डाला हुआ है रे भाई, देख लो पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है। राम ने 50 वाट और 200 वाट रेटिंग वाले एक बल्ब खरीदा। बहुत बढ़िया बात है, राम खरीदा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। 50 वाट 200 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। एक बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? P बराबर फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर बाय आर। आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी। वी स्क्वायर कितना का स्क्वायर? बोलो रे। कहता है इतना रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा तो 220 का होल स्क्वायर, अब बट्टा पी कितना है 50। सॉल्व कर लो, उतने ओम इज द आंसर। अब तुम कहोगे सर ये 220 वोल्ट देंगे तो नहीं होगा, नहीं। कह रहा है इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध कभी बदलता नहीं है। जो इस बल्ब का वाट है और वोल्टेज है, इसी से प्रतिरोध का मान निकलेगा। जो इस बल्ब का वाट और वोल्टेज है, इसी से प्रतिरोध का मान निकलेगा, इससे नहीं। जो आपूर्ति दे रहे हैं उससे नहीं, क्योंकि ये बल्ब का आंतरिक गुण है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। 968 ओम इज द राइट आंसर। 96, अरे भाई डाला हुआ है, 968 ओम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जब भी होगा ना, चला बल्ब जो अंकित मान होगा उससे प्रतिरोध निकलता है। नोट करके लिख लो, अंकित मान से प्रतिरोध निकलता है। अंकित मान से प्रतिरोध निकलता है। अंकित मान से प्रतिरोध निकलता, अंकित मान से अंकित मान से प्रतिरोध निकलता, अंकित मान से प्रतिरोध निकलता, अंकित मान से प्रतिरोध निकलता, अंकित मान से प्रतिरोध निकलता। जो अंकित मान होता है उसी से प्रतिरोध निकलता है। इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा, अंकित मान से प्रतिरोध निकलता है। ये चला एकदम हाँ वाला मामला नहीं है। इसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र देखो, अगर कोई धारावाही परिनालिका है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये मान लो करंट का प्रवाह कर देंगे, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कह रहा है कैसा होगा। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है सिरों पर कम, केंद्र में अधिक, सिरों पर अधिक, केंद्र में कम, एक समान। ये चला जब भी होगा एक समान रूप से होता है और अशून्य होता है, मतलब कुछ ना कुछ होता है। आंसर हो जाएगा एक समान व अशून्य, एक समान व अशून्य। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, चुंबकीय बल रेखा जो होगा परिनालिका में, चुंबकीय बल रेखा जो होगा परिनालिका में, अंदर में समानांतर, अंदर में समानांतर और बाहर में वक्राकार, बाहर में वक्राकार, अंदर में समानांतर अब बाहर में वक्राकार। जल्दी से लिख लो, अंदर में समानांतर और बाहर में वक्राकार। हेलो 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 हेलो, आवाज जा रही है? चला देखो, अगर किसी क्वाइल में यानी सोलेनॉइड में, परिनालिका में, परिनालिका किसको कहते हैं? जब तार को क्वाइल के रूप में लपेटा जाता है तो उसे परिनालिका कहते हैं। जब तार को क्वाइल के रूप में लपेटा जाता है तो उसे परिनालिका कहते हैं। जब इसमें करंट देते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं अंदर में समानांतर होती है और बाहर में वक्राकार होती है। चुंबकीय बल रेखाएं अंदर में समानांतर होती है और बाहर में वक्राकार होती है, यानी एक समान और अशून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ आंसर क्या होगा। डैश विद्युत ऋणात्मक, एक चीज ध्यान रखिएगा, धातु जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जो ग्रहण करता है वो कहता है डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अच्छा, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ग्रहण नहीं। धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, त्याग करता है, और ये विद्युत धनात्मक होता है, ये विद्युत धनात्मक होता है। और अगर हम बात करें अधातु की, तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये विद्युत ऋणात्मक होता है। खट से मार पट से बता, इस क्वेश्चन में एकदम जान है तू बना देगा, और एकरा में हम टाइम थोड़ा देंगे भी नहीं। खट से मार दो अधातु, देख लो। डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाते हैं। आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विद्युत ऋणात्मक, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके विद्युत धनात्मक।
इज द राइट आंसर। जल्दी लीक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। धातु, जल्दी लीक। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके विद्युत धनात्मक, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विद्युत ऋणात्मक, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। आजा मोरे राजा। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर एक ठोस उत्पाद और दो भिन्न गैस उत्पन्न होती है। अभिक्रिया के दौरान भिन्न गैस का चयन कीजिए। FeSO4 जो है, FeSO4 ये जब गर्म करोगे ना तो टूटता है Fe2O3 में, Fe2O3 में, अब प्लस SO2 अब प्लस SO3 में। अब आंसर बता दो क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द राइट आंसर। जल्दी लीक। जिस क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना है ओकरा पे नहीं देना है, जगह पे टाइम देना है ओकरा पे देना है। आंसर बता। जब फेरस सल्फेट टूटता है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो ये बना देता है CaO प्लस CO2। और जब लेड नाइट्रेट टूटता है PbNO3 हॉल 2, जब इसको गर्म करते हैं दोस्त मेरे, तो ये बना देता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। PbNO3 हॉल 2 अगर टूटता है तो ये बना देता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। PbNO3 हॉल 2 अगर टूटता है तो PbO, क्या सर? अरे दोस्त मेरे, डेली खड़ा होके तोरा पढ़ाते हैं, ठीक ना? डेली खड़ा होके रूटीनबद्ध तरीके से दोस्त मेरे हम आपको सेवा दे रहे हैं। 1 घंटा कंप्लीट, जिस 1 घंटे को आप अभी यूज कर रहे हैं ना, इसके लिए आप कभी ऑफलाइन में आइएगा। बच्चे हजारों की संख्या में लाइन में लग के पढ़ते हैं, कि कहीं पर छोटा सा छेद होता है तो उसमें किसी का आंख होता है। 1 रूम में पढ़ाते हैं और 7 रूम में लाइव होता है। तो दोस्त मेरे ऐसे नहीं करो। हम चला प्रो, और 100% हम अपना इफिशियंसी देके संपूर्ण कुछ कहता ऑनलाइन पे ध्यान नहीं देते। क्या बात कर रहे हो दोस्त? ऑफलाइन का टेस्ट सारा अगर आपको ऑनलाइन में चाहिए होगा तो हम उपलब्ध करवा देंगे। बहुत जल्द उसका हम सेशन ला रहे हैं। ऑफलाइन का सारा टेस्ट आप ऑनलाइन में दे पाइएगा। कहता है एक तत्व A क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक ACl बनाता है। देखो, एक तत्व A क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बना देता है ACl। यह यौगिक जल में विलेय है। A क्या है? ये चला A जो है सिलिकॉन के साथ अभिक्रिया करेगा। क्लोरीन की संयोजकता होती है 1, तो ये एक के साथ अभिक्रिया करेगा। तो आयरन के साथ सोडियम की संयोजकता 1 होती है, इसी के साथ अभिक्रिया करेगा। NaCl2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? NaCl बना देगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्योंकि इसकी संयोजकता 1 है तो ये एक के साथ अभिक्रिया करेगा। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है? 4। इसका तो चला 2 या 3 होता है। कार्बन का भी 4 है। कार्बन का भी क्या है? 4 है। आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक विद्युत परिपथ में 5 एक समान बल्ब एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। देख लो, एक विद्युत परिपथ में 5 एक समान बल्ब एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। देख लो, एगो बल्ब ई हुआ, एगो बल्ब ई हुआ, एगो बल्ब ई हुआ, एगो बल्ब ई हुआ, एगो बल्ब ई हुआ। देख लो, तब का प्रतिरोध मान लो R है। तब का प्रतिरोध मान लो R है। बहुत बढ़िया बात। 5 एक समान बल्ब एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा है। ये चला जो जुड़ा हुआ है इसका ये 20 वोल्ट है। बहुत बढ़िया बात। ना ना ना, अब बताओ चला आंसर इसका क्या होगा। कहता है पहले क्या करना होगा, 5 गो है तो 1/r टोटल बराबर कितना हो जाएगा? 1/r
प्लस 1/r, प्लस 1/r, प्लस 1/r, प्लस 1/r, ये हो जाएगा चला 5/r। यहां से r टोटल बराबर हो जाएगा r/5। r टोटल बराबर क्या हो जाएगा चला r/5। अब क्वेश्चन कर बैटरी के जब सभी 5 बल्ब चमकते हो 5 एम्पियर की धारा दर्ज की जा रही है तो परिपथ में क्षय शक्ति और प्रतिरोध का मान क्या होगा? बताइए कैसे प्रतिरोध निकलेगा, जल्दी बताइए। 5 एम्पियर की धारा है तो V बराबर होता है आई आर, R बराबर क्या हो जाएगा V बाय आई, तो V बाय V का मान कितना है 20 वोल्ट और I है 5, तो ये हो जाएगा कितना 4 ओम। तो टोटल का मान कितना हो गया, R का मान कितना हो गया 4 ना, तो R टोटल बराबर हो जाएगा 4/5। कितना हो जाएगा देखो 1.25 के आसपास आएगा। हाँ हाँ रुक रुक रुक, ये हो जाएगा चला इसको यहां से अगर R टोटल निकाल लिए हम कितना आ गया 4, तो यहां से हो जाएगा 4 अब बराबर 4/5, तब R/5, R/5, तो R कितना हो जाएगा 20 ओम। अब बता कैसे होगा, बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? चला R टोटल बराबर हो जाएगा R/5 है ना, R/5 देख लो, R टोटल बराबर R ऊपर जाएगा R/5। अब यहां से हो जाएगा चला R टोटल ही हो रहा है 5 चौका कितना 20। रुक जा दोस्त मेरे, एकदम थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। R टोटल की अगर हम बात करें तो 1/R टोटल बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। यहां से R टोटल का मान कितना आ गया, ये आ गया दोस्त मेरे R/5, यही ना आ गया। अब देखो R टोटल का मान आ गया R/5। अब यहां से हमको पता है कि कुल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें 5 एम्पियर की धारा कर जब सभी 5 बल्ब चमकते हैं तो 5 एम्पियर की धारा दर्ज की जा रही है, टोटल धारा है 5 एम्पियर। तो यहां से हम अगर करते हैं V बराबर आई आर, R बराबर हो जाएगा V/I, तो V/I तो हो जाएगा 20 20 वोल्ट है अब 5 एम्पियर, तो 20/5, तो R बराबर हो जाएगा कितना 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम, R टोटल का मान हो गया चला 4 ओम। अब बढ़िया से देखो ये 4 ओम है R टोटल, R टोटल बराबर होता है R/5, R बटे कितना 5। क्वेश्चन में चला कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। चला कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो है गड़बड़ी है। यहां से R टोटल का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो 5 बराबर R टोटल का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा R/5, ये आ जाएगा 20। अच्छा रुक जा, ये R आ जाएगा कितना 20, R आ जाएगा 20 ओम, 20 ओम। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तब परिपथ में क्षय शक्ति और प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध तो 20 ओम आना चाहिए। प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध देख लो 1/R टोटल अगर सब समानांतर में है तो 1/R टोटल 1/R 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 कर दिए, ये R टोटल बराबर होता है R/5। R टोटल बराबर हम अगर निकालते हैं तो कुल वोल्टेज बटा कुल करंट 20/5, 20/5 हो गया 4। R टोटल का वैल्यू यहाँ 4 दे दिए, 4 R/5, तो एगो R हो गया 20, 1/20 1/20 1/20 1/20 करोगे 20 एलसीएम लोगे, ये पूरा हो जाएगा 5 20 5/20 5/20, R टोटल बराबर 5 चौका 20, सही तो है। चला कहीं पर मामला गड़बड़ है, तनी 20 ओम होना चाहिए, थोड़ा सा कहीं पर क्वेश्चन में गड़बड़ी है।
इसको थोड़ा सा चेक करना होगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इस क्वेश्चन में चला कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। क्वेश्चन में राइटिंग में कोई लाइन मिसिंग है, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ा है। यहाँ आएगा 20 उल्टा कर दोगे, देखो कुछ बच्चा क्या किया होगा, इसको उल्टा कर देगा, 5/4 कर देगा। तब 5/4 कर देगा तो 1.25 आ जाएगा, यहाँ 1.25 आंसर भी होगा। थोड़ा सा कहीं पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगा, आंसर तो ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया होगा, कहीं हो सकता है टाइपिंग में कोई लाइन मिस कर गया हो। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचता है, सही है कि गलत है, बताओ आंसर, जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर। आंसर बताओ क्या होगा। कहते हैं संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर, मोटी हो जाती है और अस्थि खिंच जाती है, एकदम सही बात है। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। पेशियों से अस्थियां गति नहीं करती है, चला अस्थि से पेशी गति करता है, ये एकदम उल्टा लिखल है, केवल और केवल दो सत्य है। पेशियों से अस्थियां गति नहीं करती है, अस्थि से पेशियां गति करती है। आंसर, आंसर हो जाएगा केवल दो, जो है दो एन होगा आंसर। इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। एक मिनट एक मिनट, इसमें चला, इसमें ये सही है, ये सही है और ये गलत है। आंसर क्या चुनने का रहा है, सही ना, तो केवल एक हो जाएगा, सही कह रहा है तो केवल एक हो जाएगा। इसका आंसर बताओ। चला क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़ने का है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, दर्पण के प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है, कौन। चला देखो, प्रतिबिंब का निर्माण केवल परावर्तन से होता है। अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ जितना एग्जाम्पल है, ऊपर उठा या प्रतीत होता जितना एग्जाम्पल है, सब अपवर्तन है। सब अपवर्तन है। विवर्तन का एग्जाम्पल है, बंद कमरे में बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज हम सुन सकते हैं। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज सुन सकते हैं, आवाज सुन सकते, आवाज सुन सकते, देख नहीं सकते। आवाज सुन सकते, देख नहीं सकते, किसका एग्जाम्पल है, विवर्तन का। जल्दी बता दोस्त मेरे, जितना ऊपर उठा हुआ या प्रतीत होता हुआ होगा वो अपवर्तन होगा। अब प्रतिबिंब बनेगा परावर्तन। विवर्तन की अगर हम बात करें, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, विवर्तन। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन। क्वेश्चन कर रहा है प्रतिबिंबन की घटना केवल और केवल दो में होती है, दैट इज परावर्तन। केवल और केवल दो में होती है, दैट इज किसमें, परावर्तन। किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनता है परावर्तन के कारण। मछली डूबी रहती है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, मछली ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तैरती मछली, अपवर्तन है। अगर आपको सूर्य बड़ा प्रतीत होता है, ये अपवर्तन है। सूर्य बड़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन है। फिर कहता है विवर्तन, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्या है, विवर्तन है, विवर्तन है आंसर। किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनना। अच्छा चलो बताओ तो, दर्पण में क्या होता है, परावर्तन कि अपवर्तन। आज एक लाइन था, दर्पण में परावर्तन होता है कि अपवर्तन। ये चला करंट टीसीएस पैटर्न है, मतलब 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बता आंसर क्या होगा, जल्दी बता आंसर क्या होगा।
दर्पण में चूंकि एक साइड से पेंट किया हुआ होता है तो वहां परावर्तन होता है। लेंस में अपवर्तन होता है, चूंकि एक से पेंट नहीं होता, आर पार प्रकाश जाता है। आर पार कभी प्रयागराज आइए, एकदम आएंगे चला। परावर्तन होता है दर्पण में और लेंस में चला अपवर्तन होता है। लेंस में अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। आंसर बता क्या होगा, ए की बी की सी की डी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है, एकदम बनती है। अपारदर्शी वस्तु आएगा तभी छाया बनेगा, पारदर्शी का छाया नहीं बनता है। अपार जैसे हम आएंगे छाया बन जाएगा, शीशा आएगा छाया बनेगा। आंसर बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। यही गलत है। दर्पण परावर्तन से हम स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, देखो अभी तुरंत क्लियर हो गया। प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं परावर्तन से। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर गुजारती है। पारभासी को कहते हैं अर्ध पारदर्शी। पारभासी को कहते हैं चला अर्ध पारदर्शी। अब प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होता है। प्रतिबिंब और छाया में अंतर है। सूर्य का प्रकाश आता है तब छाया बनता है, और जब आप दर्पण में देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब बनता है। सूर्य का प्रकाश जो आता है तो छाया बनता है, और जब आप दर्पण में अपने आप को देखते हैं तब प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों अलग अलग ना है हो आंसर, दोनों अलग अलग है, दैट इज द आंसर। अगला प्रश्न, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक के संबंध में कथन है, हमको चुनना क्या है, सत्य की असत्य। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है वे विद्युत के चालक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद करता है विद्युत रोधक कहलाता है। सही है कि गलत। जो पदार्थ विद्युत, देखो जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है विद्युत का चालक, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद करता है उसे विद्युत रोधक, विद्युत रोधक को ही कुचालक कहते हैं। लेकिन चला यहां कह रहा है मंद करता है, तो मंद कौन करता है, विद्युत रोधक ही कुचालक है। ये सही है कि गलत। मंद करता है अर्धचालक, क्योंकि आपको पता है चालकता का जो क्रम है सबसे ज्यादा होता है चालक में, उससे कम होता है अर्धचालक में, उससे कम होता है कुचालक में। सबसे तेज चालक मंद होता है अर्धचालक, सबसे कम होता है कुचालक या विद्युत रोधक। ये स्टेटमेंट चला गलत है। कहता है प्रवाह मंद करता है विद्युत रोधक, फिर कहता है जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत का चालक, तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। ये सही है, 100% सही है। मंद होगा तो अर्धचालक, मंद होगा तो क्या होगा अर्धचालक, नहीं होगा तो कुचालक, होगा तो चालक। इतना देखो डेप्थ में क्वेश्चन है। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे विद्युत का चालक कहते हैं। साफे गलत, नहीं होगा तो चालक कैसे कहेंगे। केवल 20 सत्य है, केवल और केवल 20 सत्य है। कंटेंट ऐसा जो दिमाग हिला दे, इससे ऊपर चला कंटेंट किसी के बाप का दिन नहीं है कि पूछ देगा, एकदम बोर्ड के नाना के दिन नहीं है कि पूछेगा। लेकिन चला इस कंटेंट को समझने के लिए एनसीईआरटी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है। सही है कि गलत। 100% सही है। बंद परिपथ में विद्युत धारा एक से दूसरे की ओर प्रवाहित होगा। एकदम चला दे, आज छोड़ के अस्थिर से पढ़ना होगा। स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता है। साफे गलत। स्विच से चला या तो चालू करेंगे या तो बंद करेंगे। ये गलत है, ये सही है। क्वेश्चन हमको कह रहा है सही है, केवल एक सही है। केवल क्या सही है चला, केवल एक सही है। इज द राइट आंसर। एकदम देहात को अस्थिर करके चला छोड़ दो।
एकदम आराम से। अगला प्रश्न, बताओ आंसर क्या होगा। एनसीईआरटी का सवाल है, कौन सही है, क्या होगा आंसर। हाँ, आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा 57 का। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तू जल्दी से आंसर बता दे। 6 साल के बाद तैयारी शुरू किया है, पर जब से आपका बैच लिया हूं क्लास डेली करता हूं। बहुत बढ़िया बात। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रम द्वारा प्रवेश करता है। वाष्पन होगा तब भी जल वाष्प बनेगा तो वायु में जाएगा। संघनन होगा तो गैस द्रव में बदलेगा तब भी वाष्प जाएगा। 100% सही है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम का महत्वपूर्ण भूमिका है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है, उसी से चला बारिश होता है, फिर मामला होता है। एकदम ये भी सही है तुम्हारा। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा ओले हिम, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है। तीनों स्टेटमेंट चला सही है आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर फॉर 58। 57 में चला सही कह रहा है कि गलत। रुक 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 रुक, गड़बड़ हो गया। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन प्रक्रम से प्रवेश करता है। रुक रुक रुक, वाष्पन से करेगा, वाष्पन से करेगा, संघनन से नहीं करेगा। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम महत्वपूर्ण है। जल को पुनः अगर लाना है तो देखो वाष्पोत्सर्जन इचला, यहां पर ये गलत है। वाष्पोत्सर्जन जरा सा हम मिस करेंगे चला तो हमसे मिस हो जाएगा, इसलिए ध्यान से समझो। इसके लिए क्या जरूरी है कि अगर पुनः लाना है तो इसके लिए बादल बनाना होगा। अब बादल बना के पुनः लाना, ये भी गलत है। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं, वर्षा ओले, ई सही है। वायु में प्रविष्ट जल से ही बादल बनता है, ये 3 नंबर चला सही है। 3 नंबर सही है, बाकी दोनों गलत है। जरा सा मिस होगा चला तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हम क्या तो सोचने लगे, देखो गड़बड़ हो गया। एकदम चला स्थिर रहो, न तो गड़बड़ हो जाएगा। एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, सही है। सही है। गर्म से ठंडा में ऊष्मा का प्रवाह होता है, ये ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम है। द्रव और गैस में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है, सही है। ठोस में चालन, द्रव और गैस में संवहन। एकदम आराम से चला, देहात को स्थिर छोड़ दो। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। सही है कि गलत है? ये भी सही है। समझ लो चला। एक लाइन मिस होगा ना, एक जरा सा दिमाग मिस होगा तो क्वेश्चन ना ही बनेगा। चाहे हम रहे कि तुम रहो, इसलिए एकदम दिमाग स्थिर करके पढ़। आंसर बता क्या हो जाएगा। तीनों। ऊष्मा सदैव गर्म से ठंडा में जाएगा। द्रव और गैस में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरित होगा। ठोस में चालन, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उससे चालन कहते हैं। यह भी सही है। ऑल हो जाएगा आंसर। गर्म सिरे, जैसे लोहा गर्म करो, गर्म से ठंडा की ओर जाएगा तो वो चालन है। गर्म से ठंडा की ओर जाएगा तो क्या होगा? चालन होगा। एकदम चला आराम से। कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 से 42 है, सही है कि गलत? सही चुनना है, एकदम सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का यूज होता है 35 से 42, 35 डिग्री मिनिमम, मैक्सिमम 42 डिग्री। अब बताओ, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों।
फ़ारेनहाइट ने इसका आविष्कार किया था। इस पर जो लाल निशान होता है वो 37 डिग्री सी पर होता है। ये ध्यान रखिएगा, लाल निशान जो होता है, एनसीईआरटी का सवाल है, कितना डिग्री सी पर? 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान होता है। मिनिमम 35 होता है, मैक्सिमम 42 होता है। एनसीईआरटी का सवाल है, चला एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। हम चला तो कुछ लोग कहता है सर लगता है सुस्त हो गए। सुस्त नहीं हुए हैं, चला क्वेश्चन एकदम आराम से बनाना है, क्योंकि एनसीईआरटी किसी के बाप का नहीं है। जरा सा मिस होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगलने और उल्टी के एकला तो बना देगा? क्या होगा आंसर? मेडुला। अनुमस्तिष्क, संतुलन, प्रमस्तिष्क सोचने के लिए, अब मेडुला ऑब्लंगेटा किसके लिए? उल्टी के लिए, श्वसन के लिए भी। मेडुला का संबंध किससे है? श्वसन या अनैच्छिक क्रिया आप कह सकते हैं, अनैच्छिक क्रिया से, श्वसन या अनैच्छिक क्रिया से। आंसर अगला, अगला का बता आंसर। स्क्लेरेन्काइमा विनिर्मित, नवनिर्मित होकर डैश बनाता है, क्या बनाता है? फ्लोएम रेशा बनाता है। स्क्लेरेन्काइमा जो है, नारियल वगैरह में जो रेशा बनता है स्क्लेरेन्काइमा से बनता है। फ्लोएम रेशा इसी से बनता है। नारियल वगैरह में जो रेशा बनता है ना, तो स्क्लेरेन्काइमा के फ्लोएम रेशा से बनता है। अगला, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ए की बी किसी की डी, क्या होगा आंसर? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। देखो, टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोलुइन है, डाइनाइट्रोग्लिसरीन भी है, साइक्लो ट्राइमेथिलीन टेट्रा ट्राइनाइट्रोमीन भी है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है, याद रखना होगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं। विस्फोटक में और है, डायनामाइट है, उसके बाद आ जाइए आप, डायनामाइट तो हो ही गया, ट्राइनाइट्रोटोलुइन है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है, माणिक्य Al2O3, माणिक्य के लिए तो सोचना ही नहीं है, Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आई चला, उभयधर्मी है, उभयधर्मी है, अल्युमिनियम पर परत भी इसी का बनता है। एल्युमिनियम पर परत इसी का बनता। लेड टेट्राऑक्साइड, बोरोन नाइट्रेट नहीं होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। ये चला, क्वार्ट्ज में, सीसा में, सीमेंट में, बालू में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, लिख लो। क्वार्ट्ज में, सीसा में, सीमेंट में, बालू में सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उभयधर्मी है, अल्युमिनियम पर परत इसी का बनता है, Al2O3 का। माणिक्य या नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। अच्छा चला, हमारे यहाँ के टेस्ट को अगर तुमको हमको 10 में से नंबर देना हो तो टेस्ट के कंटेंट को कितना नंबर दोगे? 10 में 10, 10 में 9, 10 में 8 या 10 में 2, 3? एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय अभी तुरंत बताए थे एनोडीकृत होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड से, अभी तुरंत बताए थे। जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड जो है इसको हम लोग यसद पुष्प कहते हैं, एनसीईआरटी है चला, यसद पुष्प, या इसी को हम लोग दार्शनिक पुष्प के नाम से जानते हैं, दार्शनिक पुष्प के नाम से जानते हैं। 10 में 11, वाह, 10 में 10, 10 में 15, ये है चला हमारी टीम और हमारे कंटेंट की टीम, यही हमारी चला शान है।
हम चला तुम्हारा एग्जाम हॉल में इजी आएगा तुम बना दोगे, तुम ये कह सको इजी आया सर, जो पढ़ाए वो तो बहुत टफ था, लेकिन अगर टफ आएगा तो तू लौट के नहीं आएगा। और जितना ही क्वेश्चन है चलाना, ई नहीं पूछेगा तो ई पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर, वो तो बहुत आसानी से दोस्त है मेरा बना देगा। और है 65 नंबर, बता पीतल किसका किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। ये दिया है तांबा और टीन, गलत है। कांसा, कॉपर और टीन का। सोल्डर, ईसा और टीन का। ये तीनों पूछता है, तीनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी नंबर इज द राइट आंसर, डी नंबर इज द राइट आंसर। 10 में से 10, कोई नहीं है टक्कर में। हो गया कि और है अगला प्रश्न। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन नहीं है, अब एगो क्वेश्चन तरह हम देते हैं। चला श्रेणी क्रम में थोड़ा सा टफ ही लेते हैं। श्रेणी क्रम में बताओ तो कौन फॉर्मूला वैलिड है? श्रेणी क्रम में कौन फॉर्मूला वैलिड है? P बराबर V² बाय R या P बराबर I²R? पहला या दूसरा, कौन वैलिड है? जल्दी बता। जल्दी बता। 10 में 11 दे देंगे बट 9 नहीं। श्रेणी क्रम में होगा P बराबर I²R, चूंकि धारा समान होता है। और समानांतर क्रम में होगा P बराबर V² बाय R। प्रतिरोध बढ़ेगा पावर घटेगा, प्रतिरोध घटेगा पावर बढ़ेगा, और यहां प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो पावर घटेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और आज